गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 29 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, हम उन्हें एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कल के आंसर को देख लेते हैं। कल आपसे मैंने प्रश्न पूछा था कि मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब की गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या था फ्रेंड? 25 दिसंबर 2014। ठीक है, तो देश में संपूर्ण टीकाकरण के लिए मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को की गई थी और इसी वर्ष 25 दिसंबर को इस मिशन ने अपने 7 वर्ष पूरे कर लिए हैं, जिस कारण से मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा था। बहुत से लोगों ने आंसर किया, काफ़ी अच्छा लगा। अब आते हैं आज के सेशन पे, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि केंद्र द्वारा 30 जून 2022 तक किस खाद्य पदार्थ को आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है? गन्ना को, सोया मील को, बाजरा को या फिर मक्का को? करेक्ट आंसर इज बी हो जाएगा। सोया मील को केंद्र के द्वारा आवश्यक खाद्य वस्तु घोषित किया गया है। देखिए फ्रेंड, सोया मील क्या होता है ये आप जान लीजिए। तो जो सोया मील होता है वो सोयाबीन तेल के निष्करण का उप उत्पाद होता है। ठीक है, उप उत्पाद जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? बाई प्रोडक्ट कहा जाता है। ठीक है, बाई प्रोडक्ट जो बाद में बचते हैं वही क्या होता है? वही बाई प्रोडक्ट कहलाता है। और ये सोयाबीन तेल के निष्करण के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है वो सोया मील होता है और ये काफ़ी ज़्यादा हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। ठीक है, सोया मील। और इसके अगर हम उपयोग की बात करें तो जो कृषि कार्य में लगे जानवर होते हैं उन जानवरों को खिलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कई देशों में देखेंगे तो लोगों के भी द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रोडक्ट को सरकार के द्वारा देखा जाए, सोया मील को देखा जाए, आवश्यक वस्तु घोषित किया गया। अब आइए समझते हैं क्या कारण है इसको किया गया है। तो सोया मील की घरेलू कीमत को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की अनुसूची में संशोधन करके 30 जून 2022 तक सोया मील को आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एक आदेश अधिसूचित किया है। तो ध्यान रखिएगा, आवश्यक वस्तु अधिनियम की अगर हम बात करें तो खाद्य पदार्थों की जमाखोरी, ठीक है, जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए 1955 में ये जो है अधिनियम लाया गया था, 1955 में। ठीक है, तो इस वस्तु को, तो सोयाबीन को भी आवश्यक वस्तु घोषित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत एक आदेश अधिसूचित किया गया। और इस कारण से इससे क्या होगा? सोया मील की जो है जमाखोरी है, जो काले बाजारी है, उसको रोका जा सकेगा और इससे इसकी वस्तु की कीमत को भी नियंत्रित किया जा सकेगा। ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी वस्तु की जमाखोरी होती है, जब भी किसी वस्तु की काला बाजारी होने लगती है तो वो उस वस्तु की उपलब्धता बाजार में कम हो जाती है, जिसके कारण से उस वस्तु की कीमतें बढ़ने लगती हैं। तो सरकार के द्वारा इस तरह के वस्तुओं को क्या किया जाता है? आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत शामिल किया जाता है, जिससे कि ऐसी वस्तुओं की जमाखोरी न की जा सके, ऐसी वस्तुओं की कालाबाजारी न किया जा सके और उनके घरेलू कीमतों को नियंत्रित किया जा सके, उनकी उपलब्धता को बाजार में सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, तो सोया मील के लिए भी यही कार्य किया गया है। और यहाँ पे देखा जाए यह निर्णय जो है केंद्र सरकार और सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को सोया मील के उत्पादन, वितरण आदि को विनियमित करने, बाजार में इस वस्तु की बिक्री और उपलब्धता को सुगम बनाने के लिए सशक्त करेगा। ठीक है, और इस नियम की अगर हम बात करें तो प्रोसेसर, मील मालिक और प्लांट मालिक अधिकतम 90 दिनों तक सोया मील का भंडारण कर सकते हैं और उन्हें भंडारण स्थान की घोषणा करनी होगी कि उन्होंने इसका भंडारण कहाँ किया है। और कोई भी जो है सोया मील का 90 दिनों से अधिक का स्टॉक नहीं रख सकता है। इसके बाद से जो ये अभी अधिसूचना सरकार के द्वारा जारी किया गया। तो ध्यान रखिएगा, सोया मिल की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार ने ये आवश्यक कदम उठाए हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न पे और हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार के द्वारा सीएम डैशबोर्ड 360 एक निगरानी प्रणाली लॉन्च किया गया है? तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, केरल, उड़ीसा? करेक्ट आंसर इज ए है, तमिलनाडु सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री डैशबोर्ड 360 एक निगरानी प्रणाली लॉन्च किया गया है। तो जितना भी जो सरकार है, जो राज्य सरकार की जितनी सभी कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को ट्रैक करने के उद्देश्य से जो है इसे शुरुआत किया गया है सीएम डैशबोर्ड 360 निगरानी प्रणाली। तो तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड निगरानी प्रणाली सीएम डैशबोर्ड तमिलनाडु 360 लॉन्च किया है। ध्यान रखिएगा, निगरानी प्रणाली है, जितनी भी कल्याणकारी योजना है उन योजनाओं को ट्रैक करने के उद्देश्य से। यह प्रणाली क्या करेगी कि मुख्यमंत्री को वर्षा के पैटर्न का निगरानी करने के लिए, जो राज्य के जो जलाशय हैं उन जलाशयों में जो जल भंडारण का उनका स्तर का निगरानी करने के लिए, स्वास्थ्य से संबंधित
महत्वपूर्ण मामलों पर वास्तविक समय की जानकारी प्राप्त करने में ये सक्षम बनाएगा राज्य के मुख्यमंत्री को। ठीक है, और इसके तहत देखा जाए यह डैशबोर्ड जो है राज्य के सभी विभागों, प्रमुख जलाशयों के भंडारण स्तर, वर्षा पैटर्न, मूल्य जाल पर वास्तविक समय की निगरानी या फिर जानकारी प्रदान करके जो 25 खाद्यान्न, सब्जियों, फलों से अधिक मूल्य स्थिरता की निगरानी करेगा और यह कीमतों में संभावित वृद्धि पर अनुमान प्रदान करेगा, जिससे सरकार हस्तक्षेप को सक्षम बनाया जा सकेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों की निगरानी किया जा सकेगा इस जो है प्रणाली के माध्यम से, जिसका नाम क्या है, सीएम डैशबोर्ड तमिलनाडु 360। ठीक है, तमिलनाडु के फ्रेंड बात करें जिसकी राजधानी क्या है फ्रेंड, चेन्नई है। ठीक है, और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, एम के स्टालिन है, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है, आपके RN रवि हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि देश की पहली स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS खुकरी को कितने वर्ष के सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है? 40 वर्ष, 35 वर्ष, 32 वर्ष या फिर 30 वर्ष? करेक्ट आंसर इज सी हो जाएगा। 32 वर्ष की सेवा के बाद देखा जाए INS खुकरी को सेवा मुक्त कर दिया गया है। और इसके बारे में देखा जाए तो देश की पहली ये स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS खुकरी को अभी हाल ही में देखा जाए सेवा मुक्त कर दिया गया। कहाँ से? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में किया गया है और इसने 32 वर्ष तक देश को अपनी सेवा दी है। INS खुकरी को देखिए निर्माण कहाँ किया गया था, तो मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स ने 23 अगस्त 1989 को इसका निर्माण किया गया था। इससे देखा जाए जो दूरी तय किया है अभी तक का जो इसका सफ़र था वो कितने मील का था, तो 6,44,897 समुद्री मील से अधिक की दूरी इसने तय की है। और यह जहाज़ भारतीय सेना के गोरखा ब्रिगेड से संबंधित है। ठीक है, चूंकि नौसेना की बात हो रही है तो नौसेना प्रमुख के बारे में आपको पता होना चाहिए। इस समय नौसेना प्रमुख कौन है? एडमिरल R हरि कुमार। ठीक है, R हरि कुमार जो है वो नौसेना प्रमुख हैं। और नौसेना की स्थापना फ्रेंड कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को नौसेना की स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या या फिर ग्रामीण कौशल्या योजना के तहत देश में रोजगार मेलों का आयोजन किया है? जनजातीय मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय? करेक्ट आंसर इज डी, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा देखा जाए रोजगार मेलों का आयोजन किया गया है। किस योजना के तहत? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, कौशल योजना के तहत। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना के तहत देश भर में रोजगार मेलों का आयोजन किया है। ध्यान रखिएगा इस जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना का आयोजन किया है। और ये जो मेले का आयोजन किया गया है ये किया गया था 17 दिसंबर से लेकर के 23 दिसंबर के बीच में किया गया है। 7 दिनों तक इस मेले का आयोजन किया गया है। और इस 7 दिवसीय मेले के दौरान देखा जाए जो देश के 30 प्रमुख सेक्टर्स के जो बड़े उद्योगों ने इसमें भाग लिया और देखा जाए देश में लगभग 278 से अधिक संगठनों की भागीदारी के साथ देश भर के करीब 285 मेलों का आयोजन किया गया पूरे देश भर में। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं इसके दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत तो ये देखा जाए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 25 सितंबर 2014 को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना रूप में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्लेसमेंट से जुड़े कौशल विकास कार्यक्रम को एक नया स्वरूप दिया था। कब? 25 दिसंबर 2014 को। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा किसके द्वारा रोजगार मेले का आयोजन किया गया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। किस योजना के तहत? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना के तहत। ठीक है, आगे देखते हैं और नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस राज्य में अफस्पा को समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? बी हो जाएगा।
तो अभी हाल ही में देखा जाए नागालैंड के सरकार के द्वारा जो है एक विधेयक पास किया गया जिसमें ये इस बात की बात की गई है अफस्पा को समाप्त करने के लिए। तो नागालैंड की विधानसभा ने भारत सरकार से इस क्षेत्र में अफस्पा यानी कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को हटाने की मांग करते हुए सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया। देखिए फ्रेंड, थोड़ा सा हमें अफस्पा के बारे में भी समझ लेना चाहिए कि ये क्या है, किस तरीके से। जैसा कि आपको पता है 1 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर के बीच में क्या होता है, नागालैंड में एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसे हम फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहते हैं। इस वर्ष हम लोगों ने इसके बारे में बात किया था कि इस फेस्टिवल के दौरान फ्लेमिंगो फेस्टिवल के दौरान 4 से 5 दिसंबर के समय में वहाँ पे एक हिंसा भड़क गई। तो उस दौरान क्या सेना के जवानों के द्वारा जो गोलाबारी की गई थी, उस गोलाबारी की 3 घटनाओं में देखा जाए कुछ लोग मारे गए थे, और उसमें से जो मारे गए 14 लोगों में से देखा जाए 13 लोग जो थे वो क्या थे, नागालैंड की प्रमुख जनजातियों में से एक जनजाति थी जिसका नाम था कोन्यांग। ठीक है, कोन्यांग जनजाति के लोग थे। इस घटना के बाद जो देखा जाए वहाँ के जो नागालैंड के मुख्यमंत्री जिनका नाम है नेफ्यू रियो, ठीक है, नेफ्यू रियो समेत कई संगठनों ने राज्य से अफस्पा हटाने की मांग किया। तो देखा जाए हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अफस्पा को हटाए जाने की मांग क्या है ये प्रावधान। तो देखिए अफस्पा जिसका फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, सशस्त्र, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, सशस्त्र बल विशेष अधिकार, ठीक है, विशेष अधिकार अधिनियम, ठीक है, अधिनियम 1958। जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे हैं, सशस्त्र बल विशेष अधिकार, सशस्त्र बलों को विशेष अधिकार देने वाला ये अधिनियम है जिसे भारत की संसद के द्वारा 1958 में इस अधिनियम को बनाया गया था। ये अधिनियम जो है भारतीय सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्र, ध्यान रखिएगा इस शब्द को समझिएगा, अशांत क्षेत्र में सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए विशेष शक्ति प्रदान करता है। वहाँ की जो देखा सार्वजनिक व्यवस्था यानी कि अशांत क्षेत्र में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सशस्त्र बलों को एक विशेष अधिकार प्रदान करता है। अब कोई क्षेत्र अशांत कैसे पता चलेगा, तो अफस्पा इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार जो है राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर, ध्यान रखिएगा किसकी रिपोर्ट के आधार पर, राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर किसी भी राज्य या क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित करती है और वहां पे केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती करती। कौन कर रहा है ये, केंद्र सरकार करती है। किसके रिपोर्ट के आधार पे, राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पे। और जब राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पे किसी क्षेत्र को अशांत घोषित कर दिया जाएगा तो वहां पे केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी जाएगी और इन केंद्रीय सुरक्षा बलों को कुछ अधिकार दिए जाएंगे, कुछ शक्तियां दी जाएंगी और ये शक्तियां क्या होंगी, असीमित शक्तियां होंगी। जैसे कि अगर किसी क्षेत्र में अफस्पा लागू है और वहां पे केंद्रीय सशस्त्र बल जो है वो नियुक्त हैं तो उनको किस तरह की शक्तियां रहेंगी, उनको इन सशस्त्र बलों को संदेह के आधार पे किसी भी स्थान की तलाशी लेना और अगर संदेह है कि इस स्थान में कोई खतरा है तो उस स्थान को नष्ट करने का भी अधिकार उन्हें होगा। अगर सेना के जवान को कानून तोड़ने वाले व्यक्ति पर गोली चलाने का भी अधिकार होगा। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर किसी व्यक्ति को ने कोई कानून तोड़ा है तो सेना के जवान को गोली चलाने का भी अधिकार होगा। और ध्यान रखिएगा अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो जिसने गोली चलाई हो या फिर जिसके अधिकार पे या फिर जिसके आदेश पर जो आदेश देने वाले अधिकारी के द्वारा अगर गोली चलाई गई हो तो ध्यान रखिएगा उसकी जवाबदेहिता सुनिश्चित नहीं होगी। ठीक है, उसको कोई भी जवाबदेह नहीं देना पड़ेगा। और अगर सशस्त्र बल, और भी अगर हम शक्ति की बात करें तो सशस्त्र बल किसी व्यक्ति को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार भी कर सकता है। और अगर किसी मतलब सशस्त्र बल को ये संदेह हो रहा है कि किसी के घर में गोला बारूद रखा हुआ है, हथियार रखा हुआ है, सिर्फ मात्र संदेह हो रहा है तो वो बिना किसी वारंट के उनके घर में अंदर घुस के तलाशी ले सकता है और इसमें बल का भी प्रयोग कर सकता है। तो इन सब कई कारणों से वहाँ के लोगों के द्वारा, वहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा, स्थानीय सरकारों के द्वारा लगातार ये बात मतलब कहा गया है कि सशस्त्र बलों ने अपने इस शक्ति का लगातार दुरुपयोग किया है, जिसके कारण से वहाँ के लोगों के द्वारा अफस्पा को समाप्त किए जाने की लगातार बातें की जाती, लगातार मांग उठती रही है, जैसा कि आप लोग सुनते भी रहे होंगे एक बार में। यही कारण है नागालैंड की सरकार के द्वारा इस बिल को पास किया गया जिसमें बात किया गया है अफस्पा को समाप्त करने का। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा एक कमेटी गठित की गई। ठीक है, तो
केंद्र द्वारा नागालैंड में सशस्त्र बल अधिनियम को वापस लेने के लिए एक समिति का गठन किया गया और ये समिति देखा जाए 5 सदस्यीय समिति है, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जा रहा है? भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त विवेक जोशी के द्वारा किया जा रहा है। इस समिति में देखा जाए सदस्य सचिव जो होंगे वो होंगे केंद्रीय गृह मंत्रालय के अपर सचिव पीयूष गोयल होंगे और ये समिति जो है 45 दिनों में अपनी रिपोर्ट को देगी, जिसके बाद सरकार देखते हैं क्या निर्णय लेगा, आने वाले दिन में देखा जाएगा इसके बारे में। ठीक है, चलते हैं अब आगे नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। करेक्ट आंसर इज ए है, हिमाचल प्रदेश में किया गया जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, जिसकी लागत की बात करें तो 11,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत वाला है ये। इसके बारे में देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश की मंडी में करीब 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली पन बिजली परियोजना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। अब देखते हैं 3 परियोजनाएं जिनके नाम आपको पता होने चाहिए, राज्य पता होना चाहिए, जिसमें सबसे देखा जाए करीब 3 दशक यानी कि लगभग 30 साल से लंबित एक परियोजना था जिसका नाम था रेणुका जी बांध परियोजना। इसकी आधारशिला रखी गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। रेणुका जी बांध परियोजना की बात करें तो इसकी जो क्षमता होगी वो 40 मेगावाट की क्षमता होगी और इस परियोजना को बनाने में करीब 7,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। दूसरे की बात करें और इस परियोजना से देखा जाए दिल्ली को काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा, जिसको कि प्रति वर्ष लगभग 50 करोड़ घन मीटर पानी की आपूर्ति मिलेगी। इसके अलावा देखा जाए तो दूसरी जो है परियोजना जिसको हम लोहरी चरण 1 पन बिजली परियोजना के नाम से जानेंगे, जिसकी क्षमता देखिए 210 मेगावाट होगी और इसके निर्माण में लगभग 1800 करोड़ रुपए की लागत आएगी। नेक्स्ट है परियोजना में 66 मेगावाट की धौला सिद्धि पन बिजली परियोजना है जो कि हमीरपुर जिले में स्थित है और यह हमीरपुर जिले की पहली जल विद्युत परियोजना होगी और इसके निर्माण में देखा जाए 680 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ठीक है, से भी अधिक। और देखा जाए तो 111 मेगावाट के सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का भी जो है उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, जिसकी लागत देखिए 2080 करोड़ रुपए की लागत थी। तो ये था जो हिमाचल प्रदेश में विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और आपको सारा पता होना चाहिए, रेणुका बांध परियोजना के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, सारे इनके नाम आप ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि भारत ने किस देश के 5 उत्पादों पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाया है? पाकिस्तान, सऊदी अरब, अमेरिका, चीन। करेक्ट आंसर इज डी हो जाएगा। ठीक है, चीन के 5 उत्पादों पर भारत के द्वारा डंपिंग रोधी शुल्क लगाया गया है। ध्यान रखिएगा, डंपिंग रोधी शुल्क के बारे में समझ लेते हैं क्या है। तो केंद्र सरकार ने घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने और स्थानीय निर्माताओं को सस्ते आयातित वस्तु से बचाने के लिए चीन के 5 उत्पादों पर 5 साल के लिए डंपिंग रोधी शुल्क यानी कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है। समझिएगा कि डंपिंग क्या होता है फ्रेंड। डंपिंग होता है कि जब किसी देश के द्वारा अपनी वस्तु के निर्यात के लिए उस वस्तु के उत्पादित मूल्य से या उस वस्तु के जो वास्तविक मूल्य होता है उससे कम मूल्य पर उस वस्तु का निर्यात करना। जैसे कि चीन के द्वारा किसी वस्तु का निर्माण किया गया है, उस वस्तु की कीमत मान लीजिए क्या है 100 रुपये होगी, लेकिन जब चीन इस वस्तु का क्या कर रहा है, निर्यात कर रहा है यानी कि एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उसकी कीमत को कम करके 70 से 80 रुपये करके भेज रहा है। इससे क्या होगा, जो आयातित देश होगा, जो उस देश को वो देश जो क्या कर रहा है उस वस्तु का इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है, जिसको वो आयात कर रहा है, उस देश के बाजार जो घरेलू बाजार होंगे वो प्रभावित होंगे, उस देश की जो कंपनी होगी वो प्रभावित होगी। तो ऐसी स्थिति में इस स्थिति से बचने के लिए दूसरे देश के द्वारा जो उस वस्तु का आयात कर रहा है उसके द्वारा कुछ उस वस्तु पे शुल्क लगा दिया जाता है। उस शुल्क को क्या कहा जाता है, एंटी डंपिंग ड्यूटी कहा जाता है। ठीक है, तो इस एंटी डंपिंग ड्यूटी जो होता है वो सस्ते निर्यात को रोकता है और इससे जो है वहाँ के घरेलू बाजार जो होती हैं उसको संरक्षण दिया जा सकता है, वहाँ के स्थानीय कंपनियों को प्रभावित होने से बचाया जा सकता है। यही है जो है एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि कब सरकार के द्वारा इस तरह की कीमतें, इस तरह का स्टेप उठाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी किस पे लगाया गया है ये हमें देख लेना है। तो एल्यूमिनियम के उत्पादों पर सोडियम हाइड्रोसल्फाइड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के घटक
R32 हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ब्लेड्स और सिलिकॉन सीलेट्स पे ये जो है लगाया गया है एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है लगाया गया है। ठीक है, तो इससे आपको उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया, क्योंकि ध्यान रखिएगा किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए इंपॉर्टेंट ये होता है उस देश में ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, एक्सपोर्ट होना चाहिए चीज़ों का। ठीक है, निर्यात ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए फ्रेंड। ठीक है, निर्यात ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए और आयात कम होना चाहिए। ठीक है, तो जब भी कोई देश निर्यात ज़्यादा करता है यानी कि वो क्या कर रहा है, पैसे एक तरीके से उसके देश में आ रहे होते हैं। ठीक है, जब आप किसी वस्तु को बेचते हो तो आपके पास पैसे आ रहे होते हैं, लेकिन जब आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को खरीदते हो, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आयात करोगे तो आप क्या कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दे रहे हो। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जब आप दोगे, आपके हाथ से पैसे, आपकी करेंसी जा रही होती है, तो ऐसी स्थिति में आपकी करेंसी कमज़ोर हो रही होती है और ये किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं होता है। तो देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए, बढ़ने के लिए जो अच्छी अर्थव्यवस्था होती है वो निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, तो अपने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के जो एंटी डंपिंग जो है ड्यूटी जो है एंटी डंपिंग शुल्क को लगाया जाता है। और जो आपका एंटी डंपिंग जो शुल्क है वो सस्ते उत्पादों को देश में आने से रोकता है। इससे देश में आयात कम होगा और भारत की बात करें तो भारत में जितने बनने वाले उत्पाद हैं उनका इस्तेमाल बढ़ेगा, उनका निर्यात बढ़ेगा। ठीक है, और ऐसा होने पे देश की अर्थव्यवस्था जो है सीधे तौर पे फायदे में जाएगी। ठीक है, यही चीज़ है एक्चुअली भारत सरकार के द्वारा जो स्टेप उठाया गया है। ठीक है, यह देखा शुल्क किसके द्वारा लगाया गया है, वाणिज्य मंत्रालय की जांच शाखा DGTR की सिफारिशों के आधार पर लगाया गया है। डंपिंग से अभिप्राय किसी देश के निर्माता द्वारा किसी उत्पाद को या तो उसकी घरेलू कीमतों से नीचे या उत्पादन लागत से कम कीमत पर किसी दूसरे देश में निर्यात करने से संबंधित है। ये चीज़ हम लोगों ने समझ लिया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व संगीत तानसेन उत्सव का 97वां संस्करण का आयोजन शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना। करेक्ट आंसर इज बी हो जाएगा। महाराष्ट्र में देखा जाए तो विश्व संगीत तानसेन उत्सव का आयोजन किया गया है। कौन सा संस्करण है, ये 97वां संस्करण है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में विश्व संगीत तानसेन का 97वां संस्करण का आयोजन किया गया है। ये देखा जाए 25 दिसंबर से शुरू हुआ है और 30 दिसंबर तक चलेगा। और इस कार्यक्रम का जो मंच का निर्माण किया गया है वो ओंकारेश्वर स्थित सिद्धनाथ मंदिर की थीम पर किया गया है। ठीक है, और इसके बारे में बात करें, जो पहले 7 संगीत कार्यक्रम होगा वो तानसेन के मकबरे और मोहम्मद गौस के मकबरे पर तैयार मंच पर आयोजित किया जाएगा। और 8वां संगीत जो होगा वो 30 दिसंबर को होगा। और कहाँ पे होगा, झिलमिल नदी के किनारे बेहट जो कि तानसेन की जन्म स्थली है, वहाँ पे आयोजन इसका किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पहली भारतीय ने नासा का इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम कार्यक्रम पूरा किया है। पूजा अग्रवाल, पारुल मेहला, जानवी दंगेती, किरण सिंह। करेक्ट आंसर इज सी हो जाएगा। देखिए ये हैं जानवी दंगेती। ठीक है, और इन्होंने देखा जाए नासा का इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम कार्यक्रम पूरा करने वाली ये पहली भारतीय बनी हैं। और इन्हें ये जो कि कहाँ की, ये आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले के पल्ला कोल्लू की रहने वाली जानवी दंगेती पहली भारतीय बन गई हैं जिन्होंने नासा का इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस कार्यक्रम पूरा किया है। ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए नासा का जो इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम है, इसके लिए नासा जो है दुनिया भर से केवल 20 युवाओं का ही चयन करता है, जिसमें से देखा जाए जानवी दंगेती भी हैं। और यहाँ पे देखा जाए जानवी ने कैनेडी स्पेस सेंटर से पूरे एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम को पूरा कर लिया है। और इस एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम में देखिए क्या क्या होगा, जीरो ग्रेविटी, मल्टी एक्सेस ट्रेनिंग और अंडर वाटर रॉकेट लॉन्च करने से जुड़ी गतिविधियां जो है वो कराई जाती हैं। ठीक है, तो जानवी दंगेती को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं और हमारा अंतिम एमसीक्यू है कि किस राज्य की विधानसभा में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया गया है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब। करेक्ट आंसर इज ए है। कर्नाटक की विधानसभा के द्वारा धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया गया है। तो इस जो विधेयक का मकसद क्या है, जो धर्मांतरण की समस्या है उस समस्या से छुटकारा पाना। तो जो कर्नाटक की विधानसभा में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया गया था। और इस बिल को देखा जाए धर्मांतरण विरोधी बिल
एंटी कन्वर्जन बिल के भी नाम से जाना जाता है। अगर किसी को भी ज़बरदस्ती, हम देख रहे हैं किसी ने अगर किसी को ज़बरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया, किन किन तरीक़ों से, गलत बयानी से, ज़बरदस्ती से, धोखाधड़ी से, लालच या शादी के माध्यम से एक धर्म से दूसरे धर्मांतरण करने का जो प्रयास लोग करते हैं उसको रोका जाएगा इस बिल के माध्यम से। और इसमें देखा जाए कुछ सज़ा का भी प्रावधान है। अगर इस तरह के लोग दोषी पाए गए तो उन्हें 3 से लेकर के 5 साल तक की सज़ा होगी। उन पे आर्थिक दंड भी लगेगा जिसमें से 25,000 तक का जुर्माने का प्रावधान है। और अगर किसी को नाबालिग हो, कोई अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, महिला है वो, तो ऐसे संबंध में प्रावधानों का उल्लंघन करने पर जो अपराधी को 3 से लेकर के 10 साल तक की सजा होगी, कैद हो सकती है, और आर्थिक दंड के रूप में उसे 50,000 रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो यही था जो विधेयक पारित किया गया है। और अगर कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया है तो कर्नाटक के बारे में देख लेते हैं। कर्नाटक जिसकी राजधानी क्या है फ्रेंड, बेंगलुरु जो है वो इसकी राजधानी है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है बसवराज बोम्मई। ठीक है, बसवराज बोम्मई जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो थावरचंद गहलोत जो है वो यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, गहलोत। कर्नाटक का गठन फ्रेंड कब हुआ था? 1 नवंबर को हुआ था। किस वर्ष हुआ था? 1956 में हुआ था। और जब हम यहाँ की लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की बात करते हैं तो लोकसभा में 28 सीटें हैं, राज्यसभा में देखा जाए तो 12 सीटें हैं। ये था कर्नाटक से संबंधित और हमारे 10 MCQ। अब आते हैं हम आज कर फैक्ट्स ऑफ द डे पे, जिसमें सबसे पहला फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रंग भेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले दक्षिण अफ्रीका के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जिनकी 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, इनका नाम देखिए क्या है, आर्क बिशप अमेरिटस देशमन टुटू। ठीक है, तो देशमन टुटू जो है आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। ये रंग भेद के खिलाफ इन्होंने संघर्ष किया था। ये दक्षिण अफ्रीका के हैं और इनको नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा प्रथम भारतीय तिब्बती व्यक्ति जिन्हें अमेरिका के ओहियो प्रांत में सिंसियाटी शहर का मेयर चुना गया है। क्या नाम है? आफ्ताब पूरेवाल। नेक्स्ट है तमिलनाडु को हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता। किसने जीता? हिमाचल प्रदेश ने जीता है। नेक्स्ट है भारतीय सिंगर ध्वनि माधुशाली का वो गाना जो यूट्यूब की ग्लोबल टॉप 10 लिस्ट, टॉप 100 लिस्ट में है। क्या नाम है गाने का? वास्ते। ठीक है, वास्ते जो है गाना किसके द्वारा गाया गया? भारतीय सिंगर है ध्वनि भानुशाली। और ध्वनि भानुशाली का ये गाना जो है यूट्यूब के ग्लोबल टॉप 100 लिस्ट में शामिल है। ठीक है, आरबीएल बैंक के नए सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं। कौन? इनका नाम क्या है? राजीव आहूजा। और नेक्स्ट है हमारा पुस्तक है जिसका नाम है कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन अ ट्रबल्ड लैंड। इसके लेखक कौन है फ्रेंड? निर्बल चंद्र विज। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन के पहले गैर यूरोपीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। किसे चुना गया है? मोहम्मद बिन सुलेम। अपने उपन्यास किरण सुंगी के लिए फिक्शन के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है। किसने जीता है? अनुकृति उपाध्याय। ठीक है, अगला है वित्त उद्योग विकास परिषद फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल के नए सह-अध्यक्ष बने हैं जिनका नाम है कमलेश गांधी। कमलेश गांधी फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल के सह-अध्यक्ष बनाए गए हैं। और लास्ट है हमारा ग्रीन मैन के नाम से मशहूर सूरत के उद्योगपति जिन्हें दुबई में प्रतिष्ठित ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड से नवाजा गया है। इनका नाम क्या है? बिरल देसाई। बिरल देसाई को ग्रीन मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये सूरत के उद्योगपति हैं। तो ये था हमारा 10 फैक्ट्स ऑफ द डे। अब आते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल में, जिसमें सबसे पहला स्पेशल है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा स्थापित रक्षा प्रौद्योगिकी और परीक्षण केंद्र तथा ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र की आधारशिला रखी। कहाँ पे रखी? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रखी। चंडीगढ़ को हराकर 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप जीत लिया। किसने जीता? उत्तर प्रदेश ने जीता है। तो उत्तर प्रदेश ने चंडीगढ़ को हराया है और 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप जीती है। नेक्स्ट है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की सहायता से 3 दिवसीय काशी फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पे? वाराणसी में। ठीक है, काशी से ही समझ में आ गया वाराणसी। नेक्स्ट है हमारा कि रूसी AK-203
राइफल का निर्माण उत्तर प्रदेश में कहाँ किया जाएगा? अमेठी जिले में किया जाएगा। और जो ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण हो रहा है, तो ब्रह्मोस निर्माण का केंद्र कहाँ बनाया गया है? भटगांव में, ठीक है, जो कि हरोनी के पास में है, ठीक है। तो ये था हमारे आज के करंट अफेयर्स, और हम आ जाते हैं हम लास्ट में, जिसमें हम क्वेश्चन ऑफ द डे देखेंगे। और क्वेश्चन ऑफ द डे में हमारा प्रश्न है कि हाल ही में 126 साल पुराने सेंट ल्यूक चर्च को 35 वर्ष बाद पुनः खोला गया है। यह चर्च कहाँ स्थित है? तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि सेंट ल्यूक चर्च कहाँ पर है, जिसको 126 साल के बाद देखा जाए, 35 वर्ष बाद जो है इसे, ये 26 साल पुराना है सेंट ल्यूक चर्च, और इसे 35 साल के बाद खोला गया है। कहाँ, ये कहाँ पे ये चर्च स्थित है? तो फ्रेंड, इस तरीके से था आज का हमारा करंट अफेयर्स, जिसमें हमने 10 MCQ देखा, हमने अपने 10 फैक्ट्स ऑफ द डे और 5 आपके उत्तर प्रदेश स्पेशल देखा, ठीक है। बाकी जो आपको डेली करंट अफेयर से संबंधित जो PDF है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। टेलीग्राम जो ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ पे क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए टी-कोड एग्जाम का, जिससे आपको डेली वहाँ करंट अफेयर से संबंधित PDF अवेलेबल होगी, आप उसको डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।